अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। कलअदम टीएलपी के साथ किस तरह से निमटना है, इस पर आज वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया और पूरी कौम को एतमाद में लिया। अब तक जो कुछ भी हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म ने यह वाज़ेह किया कि उनका और कलअदम टीएलपी का मौक़िफ़ एक ही है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जो राय है टीएलपी की नामूस रसालत से मुतल्लिक, कहते हैं मेरा भी वही नुक्ता नज़र है। पूरी दुनिया के सामने मैंने यह मौक़िफ़ रखा और अब भी दुनिया के मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर ये मामला उठाएंगे, लेकिन तरीक़ाकार मेरा उनसे मुख्तलिफ है। जो जिस तरह से वो डील कर रहे हैं वो गलत तरीक़ाकार है। अब इसमें नाज़रीन थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए वो थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड है। पहले आपने पिछले हफ्ते टीएलपी को कलअदम करार दे दिया और अब आज उसी कलअदम तंजीम के साथ, जमात के साथ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर कोई मुआहिदा भी करेंगे। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी आपको कलअदम करार देने की, जब आप अभी आके मुज़ाकरात और सारा कुछ वही कर रहे हैं, मुआहिदा भी करेंगे उनके साथ। और दूसरा, इसमें अब देखना यह है कि आगे किस तरह से निपटा जाएगा सूरत हाल से। चूँकि उलमा का एक वफ़द जो है वो कलअदम टीएलपी के सरबराह से मुलाकात करने के लिए जेल में भी गया हुआ है। अभी मुज़ाकरात का एक दौर जो है रात 10 बजे फिर होना है और जो मुतालबात हैं कलअदम टीएलपी के वो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो नहीं माने जा सकते। फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाला जा सकता। इसके बड़े सख्त असरात और नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए। और अब ये फिर किस तरह से सूरत हाल से निकला जाए, इस मसले से कैसे निमटा जाए, यह हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे नाज़रीन महंगाई की। इस सारे शोर शराबे में, इस सारे हंगामे के अंदर महंगाई का मसला बिल्कुल दब कर रह गया है। आज रमज़ान यानी कि 6 रोज़े गुजर गए हैं और इस दौरान पाकिस्तानी शहरियों को जिस तरह की महंगाई का सामना है उस पर ना इंतज़ामिया की तवज्जो है, ना हुकूमत की तवज्जो है, ना उस पर मीडिया की तवज्जो है। वो सारा मामला पसे पुश चला गया। लेकिन शहरी जिस तरह की महंगाई फेस कर रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब जो बातचीत चल रही है कलअदम टीएलपी के साथ, अब तक हुकूमत ने जिस तरह से डील किया सारी सूरत हाल को, उसमें गलती कहाँ पर है। पहले गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इस मसले को बेहतर तरीके से किस तरह से हल करना है। अब तक की सारी डीलिंग का ज़रा अहाता करते हैं। तो उस पर पहले तो ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बता दिया कि जो इस वक्त कहा जा रहा है कि निकाल दिया जाए फ्रांसीसी सफ़ीर को, वो तो मुमकिन नहीं है। और दूसरा, उन्होंने आज खिताब भी किया, कौम से खिताब किया। आज कौमी असम्बली का इजलास भी था, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर को बात वो कर सकते थे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जा सकता था, लेकिन ना मुआहिदे के मामले पे पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, ना अब प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में गए। और फिर कलअदम पहले करार दे दिया, मुज़ाकरात अब कर रहे हैं, मुआहिदा भी आप करेंगे कलअदम जमात के साथ। तो इस पर जो डिमांड्स हैं टीएलपी की, क्या वो मानी जा सकती हैं? तो वो मैं आपके सामने क्विकली रखता हूँ कि 5 डिमांड्स कलअदम टीएलपी के सामने आई हैं जो इस वक्त वो चाहते हैं हुकूमत करे। तो वो ये चाहते हैं जी कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, तहरीक लबैक को कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया जाए और कलअदम तहरीक लबैक के सरबराह जो है साद रिजवी साहब, उन्हें रिहा किया जाए। शेख रशीद साहब को बतौर वज़ीर दाखिला बरतरफ किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए और शेड्यूल फोर्स से निकाला जाए। तो ये उनके मुतालबात हैं। इस पर मुज़ाकरात का अगला दौर होगा रात 10 बजे और उलमा का एक वक्त भी है, वो साद रिजवी साहब से मुलाकात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह किया है कि सफ़ीर को तो नहीं निकालेंगे, अगर निकालते हैं तो इसके असरात, नुकसानात पाकिस्तान के लिए क्या होंगे, ज़रा ये सुन लें जी। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। अब ये ओन अब्बास साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप पहले एक जमात को कलअदम करार देते हैं, उसके बाद फिर उसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर आप एक मुआहिदा भी करेंगे। लेकिन इस सारे मामले में आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल बाहर रखा, ना आपने मुआहिदा उनके साथ पहले शेयर किया पार्लियामेंट के अंदर, ना प्राइम मिनिस्टर साहब आज कौम से खिताब किया। वो टीवी पे आके खिताब कर रहे हैं। बेहतर होता है वो पार्लियामेंट के अंदर जाते। पूरी दुनिया के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है कि जो सरबराह मुमलिकत होता है वो पार्लियामेंट के अंदर जाके पूरी कौम को एतमाद में लेता है, पार्लियामेंट को एतमाद में लेता है। लेकिन हांसा पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। देखिए समझ साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं ना, जिसका कोई माजी में चले जाए, जी ऐसा हुआ था तो ऐसा करेंगे। जैसे कि कोविड आया था दुनिया में, तो दुनिया को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ करना किस तरह।
उसी तरह बहुत सारे जो स्टेट चला रही होती, गवर्नमेंट चल रही होती, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि पहली दफा आती हैं। उसके लिए कोई एसओपीज डिफाइंड नहीं होते कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री फलाना काम करेगी, इंफॉर्मेशन फलाना काम कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर फलाना कर रहा होगा। हर चीज के अपने डायरेक्टिव्स होते हैं और वो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में जैसे कि आपको पता है कि नवंबर में ही सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता फरवरी आया और फरवरी से एक्सटेंशन होते होते अप्रैल की डेडलाइन आ गई। इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो हम भी खुद सीख रहे थे और वो लर्निंग के मराहल में थे, और उसमें ऐसा था कि कुछ डेट्स आगे पीछे हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अब जो कल का इशू बना था जो लाहौर में हम सब ने देखा नवाकोट थाने में, अब ये किसी के अंदाजे में नहीं था। इशूज रिजॉल्व हो चुके थे, ऑलमोस्ट सड़कें बहाल हो चुकी थी, ब्लॉकेट कोई नहीं था, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। दो जो मामला थे, दो उनके साथ मीटिंग्स ऑलरेडी गवर्नमेंट की टीएलपी के रहनुमाओं के साथ, मजलिस शूरा के साथ हो चुकी थी, और तीसरे दौर का इंतजार था। उस दौरान ये कल का नवाकोट का इशू बन गया। तो ये कोई ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इस टाइम पे ऐसा करेंगे। हमने पिछले हफ्ते जुम्मे वाले दिन जब इजलास बुलाया था तो उसमें पॉइंट यही था कि हम जा रहे थे कि वहां पे डिस्कशन हो, लेकिन उसी दिन ये हालात खराब हो चुके थे। इस वजह से सेशन जो अजन होकर आज की डेट पे आ गया, और आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम से खिताब करना था, तो इसलिए शायद नेशनल इम्पोर्टेंट फॉर्म ये था कि पूरी 22 करोड़ आवाम को इस मामले पे एतमाद में नहीं जा सके। देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज चीजें बताई हैं, मेरे ख्याल में जो हर वो पार्लियामेंट के अंदर भी जाके एतमाद में ले सकते थे। पॉलिसी बयान हमेशा पार्लियामेंट के अंदर दिए जाते रहे माजी के अंदर, ये एक अच्छी प्रेसिडेंट होती है। आप पार्लियामेंट की सपोर्ट गैदर करते हैं। पार्लियामेंट का सेशन इन सेशन है। अब जुमेरात को जब सेशन आएगा उसमें फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब आएंगे, चीजें डिस्कशन होंगी, और प्रॉब्लली किसी एक टाइम की होगा जो प्रॉपर टाइम होगा, जब सारी डिबेट्स हो चुकी होंगी, जब शायद लीडरशिप जो हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आके वहां पे अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट शायद जरूर देंगे। बट उससे पहले वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया और सारे वो उसके रिपरकशंस बताए कि इन मुतालबात के सिलसिले में अगर हम इनको कबूल कर लेते हैं तो मुल्क किन किन चीजों का मुहतमल हो सकता है और वो कितना नुकसान दे सकते हैं। आई थिंक आज नेशन कम से कम वेरी कंफर्टेबल फील कर रही होगी कि चीजें कम से कम थोड़ी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, और हमारी वजूहात क्या थी, उन तमाम चीजों के ऊपर अमल ना करने की जो मेन वजूहात थी, वो आप और मैं और बाकी जितने कुलीग इस शो पे बैठे हैं वो सारे समझ सकते हैं कि इश्यूज बहुत टेक्निकल थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, और इतना सादा मामला नहीं था जितना हम सारे बैठ के समझ रहे थे। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ इस तरह के मामला जो भी थे, टेक्निकल इश्यूज थे, पहले तो इस तरह के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अगर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपने मुआहदा कर भी दिया तो उस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर लेकर तो आते, वो मामला लटकाते रहे आप, और फिर सूरत हाल यहाँ पहुँच गई। पिछले 3 माह में पीडीएम की वजह से मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि वहां पे मतलब तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हमारी हुकूमत के खिलाफ हो चुकी थी। हमसे तो बात करने को तैयार नहीं था, जलसे पे जलसे हो रहे, धरने की तैयारियां हो रही थी। अपोजिशन पीडीएम तो 16 मार्च से अमलन जो है ना वो फारिग हो चुकी थी। इतना हड़ताल, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारे इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि अपोजिशन से शायद उस वक्त, लेकिन हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारे जो बाकी जितने एजेंसीज या जो लॉ जो इंस्टीट्यूशन थे, कानून ऑफिस इदारे थे, वो सारे इसमें बैक साइड पे काम कर रहे थे। तो चीजें कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में थी, बट ऑब्वियसली आने वाले दिनों में हम पार्लियामेंट में इंशाल्लाह इसको देखेंगे सर। ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, चूंकि आपकी गवर्नमेंट भी इस तरह की सूरत हाल से निमट चुकी है, बेहतर निमटा गलत निमटा चले वो बाद में देखेंगे, लेकिन तजुर्बात होते हैं जिनसे इंसान सीखता है। आप क्या समझते हैं कि पहले हम जो इस प्रोसेस पूरे में गलतियां हुई हैं वो ना होती, किस तरह से बेहतर अंदाज में डील किया जा सकता था, बगैर इसके कि पीटीआई की गवर्नमेंट, आप नून लीग से हैं, वो तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि एक बेहतर इसका तज्जिया हो कि गलतियाँ गवर्नमेंट से कहाँ कहाँ हुई, और अब जो जिस तरह से गवर्नमेंट डील कर रही है, क्या वो बेहतर अंदाज है सूरत हाल से निपटने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर साहब। एक तो मैं इस बात की बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि इस ऐसे मौके पर हम कुछ सियासी पोजीशनें ले लें जिस तरह माजी में ली जाती रही हैं, और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, रियासत का हुआ है। आज ये खाना जंगी की आलम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की सड़कों में देख लें, पाकिस्तान की फैमिलियों से पूछें, पाकिस्तान के लोगों से पूछें, दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं बाहर पाकिस्तानी, उनसे पूछें, और सारी दुनिया में अगर तमाशा है तो पाकिस्तान का अपना मुल्क के अंदर हम जो माहौल पैदा किया हुआ है, ये वक्त हर चीज छोड़कर, हनाएं अपनी छोड़कर, अपनी सियासी बस्तगियों से ज्यादा ऊपर उठकर हमें एक कलेक्टिव रियासत को, जिम्मेदार रियासत के तौर पर बैठकर सारे स्टेक होल्डर्स को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये गलतियां जो हमने, आज मैं अगर यहाँ गिनवाना शुरू करूं तो बेशुमार मेरे चीजें हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ कि ये ग्रुप किस तरह बनते हैं, इनके पीछे कौन होता है, फिर हुआ किस तरह है, ये सारी चीजें इस हिस्सा है हमारी इस तारीख का। लेकिन अगर हम इन चीजों पे आज पड़ गए तो ये बहुत कहीं देर ना हो जाएगी, और फिर हम सारे मिलकर भी शायद
फिर रोते फिरे और कुछ भी हमारे हाथ में ना आए। तो पहली तो ये जिम्मेदारी है कि रियासत बैठकर पार्लियामेंट के अंदर इन मामलात को डिस्कशन होना चाहिए था, डिस्कस होना चाहिए था, कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी। आज जो वजीर आजम साहब ने बात की है, काश ये वजीर आजम साहब कुछ दिन अगर पहले इस पर बात करते, अगर उन लोगों को इन्होंने एंगेज किया हुआ था तो इनको इतनी जल्दी क्या थी कि अगर उनके साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया हुआ था तो रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो उसको ऑनर करें, और अगर ऑनर नहीं किसी वजह से आप कर सकते हो तो ऐसा साइन मत करें। और अगर आपने ऐसा काम कर लिया फिर इसको पार्लियामेंट में लेके आए, सारी जमातों के सामने इसको रखें। अभी तक वो एग्रीमेंट शायद आपने तो देखो, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज थी जिसके बारे में वो एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्टिंगली पार्लियामेंट का जिक्र भी था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा, पार्लियामेंट के जरिए ये फैसले किए जाएंगे, फैसला साजी पार्लियामेंट के जरिए होगी, लेकिन पार्लियामेंट की लाइन तो पार्लियामेंट ने अभी तक उस एग्रीमेंट का चेहरा नहीं देखा, अभी तक उसकी नजर नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो मामला है ये हुर्मत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर तमाम मुसलमानों की, हमारे माँ बाप की, हमारी जिंदगियों कुर्बान है। लेकिन क्या जो कुछ आज पाकिस्तान में हम सारे मिलकर ये हो रहा है, क्या ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसके मुताबिक हो रहा है? क्या हमारी तालीमात यही है जो आज हम एक दूसरे, आज हो क्या रहा है कि आज पाकिस्तानी को मार रहा है, पाकिस्तानी को काफिर कह रहा है, पाकिस्तानी को इल्जाम लगा रहा है, हम किस तरफ चल पड़े हैं? तो सर ये जो डीलिंग है, गवर्नमेंट की डीलिंग है वो बेहतर है। अभी एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कलदम टीएलपी के सरबराह के साथ भी उलमा का वक्त उनसे डील कर रहा है, फिर हुकूमती भी एक मुज़ाकरात का दौर होगा रात 10 बजे, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब होंगे, वज़ीर बज़्म अमूर होंगे, गवर्नर पंजाब हैं, पंजाब के वज़ीर कानून हैं, बातचीत चल रही है, इंगेज कर रहे हैं। किस तरह इनका कंडक्ट ठीक है? इससे कंफ्यूज्ड हुकूमत, इससे ज्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि जिनको कि इन्होंने एक हफ्ते के अंदर कई पोस्टें चेंज की। अगर आपने यही करना था, आपने उनकी लीडरशिप को अंदर किया, बाद में आपने कहा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उनके ऊपर केसेस बना दिए, आपने उनको शेड्यूल में उनको और जो शेड्यूल उसमें आपने डाल दिया, आपने उनकी जमात को जो है टेररिज्म वो उसके नीचे लेके गए, और वो आपने कहा कि इसको जमात को हमेशा के लिए पाबंदी लगा दें। आपने उनके एसेट के ऊपर कहा है, और आपने कहा कि हम डिसोल्यूशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, और आपने तो उनके खिलाफ सारे जितने भी स्टेट के अंदर पावर थी वो इकदाम कर लिए, और फिर आज फिर बैठ के आप कह रहे हैं कि नहीं हम उनके पास जाएंगे, और बात आप किस मुंह से आज और क्या बात आप उनसे करने जा रहे हैं? यदि वो पहला जो इकदाम आपका था, आप माफी मांगने जा रहे हैं, जो मैंने सेनेटर साहब थे और आए हमारे साथ बैठकर आज नेगोशिएट करें। यानी कि जो मैंने मुतालबात उनके रखे हैं सामने, उन मुतालबात में से ना शेख रशीद साहब को निकाला जा सकता है, फ्रांसीसी सफीर का तो प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया है कि नहीं निकाला जा सकता, फिर इस जमात के कलदम करा देने का फैसला वापस हो वो भी नहीं हो सकता। तो फैसल करीम कुंडी साहब, अब फिर गवर्नमेंट की डीलिंग पे सवालात उठता है कि बेहतर अंदाज में डील नहीं कर सके। औरबाद साहब ये फरमा रहे हैं कि जाहिर है कि नई एक चीज़ थी, नया चैलेंज था, तो उसमें ज़ाहिर इंसान की लर्निंग होती है, ऐसा बंदा सीखता है, एक डिफरेंट सिचुएशन थी। अभी आगे के लिए जिस तरह से अभी जा रही सूरत हाल के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और टीएलपी की क़यादत के साथ भी, कलदम टीएलपी की क़यादत के साथ भी उलमा मिल रहे हैं, उलमा इंगेज कर रहे हैं। ये उलमा को अगर पहले शुरू में ही इस मामले पे कहा जाता, उनसे दरख्वास्त की जाती कि आप आगे आए, बजाय गवर्नमेंट खुद रियासत आगे आती, तो वो बेहतर अंदाज ना होता जो हम आज कर रहे हैं, ये 5 दिन पहले अगर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, मुझे नहीं पता कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं सिर्फ आपको सुन सका हूँ। देखें, आज जो सूरत हाल है, अफसोस की बात यह है कि आज एक पार्लियामेंट का सेशन हुआ। कौम को ये उम्मीद थी और हम सबको ये उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर दाखिला साहब आके अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, जो कि उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी। वज़ीर आज़म साहब ने अपने जो है हल्के को नहीं चुना, अपनी पार्लियामेंट को नहीं चुना, कौमी असम्बली के फ्लोर को नहीं चुना, बल्कि कौम से खिताब उसने टीवी के ज़रिए अपना जो है समझा कि मैं कौम के खिताब जो टीवी के ज़रिए करूँ। हक़ तो यह था कि वो जहाँ से इलेक्ट हुए हैं नेशनल असम्बली से, वहाँ से कौम से खिताब करते हैं। अब अगर आप सब चीज़ों में पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं तो पार्लियामेंट को फिर ताले लगा दें। आप ऑर्डिनेंस भी लेके आ रहे हैं, आप कौम से खिताब जो है पार्लियामेंट के जरिए नहीं करते, आप जाके टीवी के जरिए करते हैं। वज़ीर दाखिला या आपके जो भी वज़ीर हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सके। जो मुल्क में जो सूरत हाल थी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आपके तमाम इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद हो गई थी इस मुल्क में, आप वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सके। आप मतलब है कि टीवी पे ब्लैकआउट था, लेकिन मीडिया सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा था कि मुल्क में क्या सूरत हाल जो है वो हो रही है। जिस वक्त पार्लियामेंट का सेशन शुरू था नेशनल असम्बली का, वज़ीर दाखिला के घर एक हजूम जमा था जो उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहा था, जो भी कर रहा था। अब चलते हैं कि इन्होंने एक मुआहदा किया।
एक मुआहिदा वज़ीर दाखिला साहब ने और जो है हमारे जो मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं उन्होंने मुआहिदा किया। उनको अगर कैबिनेट ने या वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तियार दिया था मुआहिदा करने को, लेकिन आज तक ये मुआहिदा अवाम के सामने, कौम के सामने, पार्लियामेंट के सामने नहीं पेश किया गया। उन्होंने पार्लियामेंट को मतलब है कि उस तक ही नहीं समझा, उसको ये तौफ़ीक ही नहीं हुई इनको कि पार्लियामेंट के सामने वो मुआहिदा लेके आएँ ताकि कुछ ये तो कोंडी साहब आपने गलतियों की निशानदेही कर दी, अब आगे बढ़ना है, मसले का हल निकालना है। देखिए आगे क्या किया जाए आगे मुझे बताया ना, हक तो ये था। देखें आपने सारी लड़ाई के आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी स्पीच में कहा कि हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, लेकिन आम शहरी भी शहीद हुए। उसका ज़िक्र नहीं था कि कितने लोग शहीद हुए। आप मॉडल टाउन पे बड़ी बातें करते थे। आपने जो फ़ोर्स इस्तेमाल करने से पहले डायलॉग्स होते हैं, आपने डायलॉग्स किए नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करते, आप मज़हबी जमातों के लीडरान को एंगेज करते, जो आज आप कर रहे हैं, उनको पहले एंगेज करते। जब ये चीज़ें सब कुछ नाकाम होता, फिर सोचते, फिर उन सबको बुलाते कि अब हमने क्या करना है। ये माज़ी में हमारे साथ भी ये हुआ है। जब आप देखें, जब तहरीक-ए-तालिबान वाले आए थे और स्वात में वो कह रहे थे कि आप इस्लामी कानून नाफ़िज़ करें, शरीयत नाफ़िज़ करें, तो हमने पार्लियामेंट के ज़रिए नाफ़िज़ किया। हम गए उनके पास कि ये देखें हमने नाफ़िज़ की। वो जब नहीं मान रहे थे, फिर हमने फ़ोर्स इस्तेमाल की, और फ़ोर्स इस्तेमाल की तो उस वक़्त हमारे साथ अवाम भी खड़ी थी कि वाक़ई आप ठीक थे और ये गलत थे। तो हम आज कह रहे हैं कि क्या आपने पॉलिटिकल फ़ोर्सेस को ऑन बोर्ड किया? आपने मज़हबी जो पार्टीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड किया? आपने कुछ भी नहीं किया। हमारे दौर में डेनमार्क में भी ये वाक़या हुआ था, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस तरह नहीं डील किया, इस तरह फ़ोर्स नहीं इस्तेमाल की जिस सर तरह आपने पॉलिटिकल फ़ोर्स फोर्सेस इस्तेमाल को किया। क्या उनको एंगेज जो है करें, फैसल करीम कुंडी साहब, पॉलिटिकल फोर्सेस को क्या एंगेज करें? उसमें तो कुछ लोग खुद इस सारी सूरत हाल में इससे सियासी फायदा उठाने के चक्कर में आगे आगे, अब जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब का आज मेंशन भी किया, मौलाना साहब इस मामले में सामने आगे उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि देखिए अगर हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस में अगर एक दो लोग बुरे होते तो सामने आ जाते कि ये दो लोग बुरे हैं, लेकिन सारे अब आप ये कहें कि मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सारे सियासतदान बुरे हो गए। ये बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सारे सियासतदान बुरे हो गए मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस को आपको पार्लियामेंट किस लिए है? आप जॉइंट सेशन बुलाते, इमरजेंसी सेशन बुलाते, आप ये बात करते, आप जो है जो आपके उलमा कराम है उनको ठीक है, बिठाते कि आप जाएं उनके साथ डायलॉग्स करें। ठीक है, डायलॉग्स के बाद मसले होते हैं। ठीक है। लेकिन अच्छा, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है ना, इनको कौन ठीक समझाएगा? है, इनको समझाने वाला कोई नहीं है कि होता क्या है। ठीक है। अच्छा सेनेटर ओनबाज साहब, अभी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाए, यही बात कर रहे थे फैसल करीम कुंडी साहब भी कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, सियासी कुव्वतें हैं, उनको ऑन बोर्ड लें पॉलिटिकल पार्टीज को, फिर आगे बड़े फैसले करें। यहाँ आपने एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो पहले ले लिए, अब आके आप बाद में मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो फैसले पहले करने थे वो बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करने थे एक्सट्रीम मेजर्स वो आपने पहले ले ली। चले जो भी हो गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के वाले से आज भी प्राइम मिनिस्टर सारा मामला नून लीग पे डाल रहे हैं, जेयूआई पे डाल रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, ठीक है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए थे, वहाँ के लोग थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन जरा हमने अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? किसी को मौका दें ही क्यों हम? लेकिन उस पर पॉलिटिकल पार्टीज पर डाल, नून लीग ने कहाँ इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट की? जरा आज सुने प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम किया सारी सूरत हाल के लिए, जरा सुन लें। बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। 380 इंडिया के ग्रुप थे जो कि फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, फजल रहमान की पार्टी वो भी बीच में शामिल हो गई, साथ वो नून लीग आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। सेनेटर ओनबाज साहब, नून लीग कहाँ मिल गई इनके साथ इंतजार फैलाने के लिए? मैंने तो कोई बयान नहीं देखा नून लीग की क़यादत का इस हवाले से कि वो भी इनके साथ निकल आए हों इनकी हिमायत के लिए, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने किया। चले, लेकिन सबको एक ही उससे हाँक देना ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। मैं थोड़ा अर्ज करता हूँ सर, जैसे कि समझ साहब मैंने पहले फरमाया कि जी ये एक बड़ी बहुत ह्यूज स्ट्रैटेजी बननी थी जिसमें 3-4 काम होने। एक तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट नहीं बल्कि एक नेशनल डिबेट भी स्टार्ट होनी चाहिए, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मिनिस्टर्स के साथ बात भी की है। एक नेशनल डिबेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखें जैसे जैसे कोरोना की वजह से दुनिया के हालात खराब होंगे, मईशत जैसे ही आएगी उनकी अखलाकियात भी शायद खराब होंगी, और ये मामला जो है शायद फ्यूचर में किसी और यूरोपियन कंट्री में भी हो सकता है। तो उस वक्त निपटने के वाले से उन्होंने नेशनल डिबेट की भी आज बात की है, जिसमें वो समझ इल्जाम लगा के नेशनल डिबेट कैसे होगी? समझ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने को, उसमें उनका पॉइंट था कि नेशनल डिबेट स्टार्ट करेंगे जिसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हो बल्कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हो, दानिश्वर हो, उलमा हो, हमारे कानून नाफिज करने इदारे हो, और तमाम बैठ के फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाएं
कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो उसको निपटने का तरीका क्या हो सकता है। जहां तक फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून की बात की तो प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएमए की तरफ था, क्योंकि ये सारे एक ही कश्ती के सवार हैं और फजलुर रहमान साहब पीडीएमए को लीड कर रहे हैं। पीडीएमए तो पीपल्स पार्टी भी है, या तो पर्टिकुलरली नून लीग और जेयूआई का नाम लिया गया कि इंतशार फैलाने के लिए ये भी बीच में आ गए। की कल स्टेटमेंट और दुनिया में एक्सपोज हुए, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि फजलुर रहमान साहब ने जो नंबर गेम करने की, एक ब्लेम गेम करने की कल कोशिश की, अगर वो एस्केलेट हो जाती और जूनियर लीडरशिप नून लीग की उनके पीछे खड़ी हो गई थी, उसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर इशारा कर रहे थे कि ये खतरनाक हो सकता है। अगर हम पीछे माजी के झरोकों में जाना शुरू कर दें तो अगर बहुत सारी कहानियां मेरे दोस्तों को, फाजिल दोस्तों को याद है, तो शायद मुझे भी 2-4 कहानियां सी याद हो कि कहां माजी के झरोकों की अगर बात करते हैं तो पहला पीटीआई पे आगे खुलना है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। 1990 से शुरू करनी पड़ेगी, फिर 1987 में जाएंगे। बहुत सारी चीजें जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, हमें फ्यूचर में जाना है। एंड आई टोटली एंडोर्स, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट का प्रोसेस ऑन बोर्ड होना चाहिए। आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे और जैसे जैसे आगे मामला बढ़ते जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि निगोशिएशन हो रही है, वो शायद कौम के सामने लाना या पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट लाना इस वक्त शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सेंसिटिव है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। लेकिन जैसे जैसे मामला थोड़ा क्लैरिफाई होंगे, हम पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट जाके इनको लेके पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड करेंगे और इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग में ही हमारा प्रोसेस का हिस्सा होंगे सर। ठीक है, अच्छा मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कितनी कंफ्यूज्ड है इस सारे मामले पे, वज़रा क्या कह रहे हैं, हो क्या रहा है, सारी सूरत हाल में निपटना कैसे चाहिए था। जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक्सट्रीम मेजर्स पहले ले ली, जो चीज़ें बाद में पहले करने की थी वो बाद में आके की जा रही है, और बयानात किस तरह के आ रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। गवर्नमेंट की डीलिंग की बात हो रही है कि इस वक्त जो कलदम टीएलपी के मसले से निमट रही गवर्नमेंट का यह तरीक़ाकार उनका दुरुस्त है, हिकमत अमली दुरुस्त है। अब जिस तरह से मैंने बात की कि जो सख्त एक्शंस हैं वो पहले ले लिए और अब मुज़ाकरात बाद में हो रहे हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुरा पहले कह दिया और अब उनसे ग्रैंड डायलॉग भी करना है। लेकिन वज़रा क्या कह रहे हैं सारी सूरत हाल पे, कंफ्यूज जो आपको पॉलिसी है वो नजर आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी वज़रा की स्टेटमेंट्स के अंदर, जरा सुन लें। अब तो टीएलपी खत्म हो गई है, नाउ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होंगे या बातचीत होगी वो तो वैसे ही वॉइड हो जाएगी। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। टीएलपी से बातचीत चल पड़ी है, हमारी जो पॉलिसी है वो डिस्कशन की है, मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। जी, अब हमने ओवरऑल निमटना है इस चैलेंज से। इस माइंडसेट के साथ, इस हिकमत अमली के साथ क्या हम निमट सकते हैं? ज़ाहिर ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है, आइंदा भी हमें इस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा। तो औनबाज साहब आपसे शुरू करते हैं, ये इस तरह से क्या निमट सकेंगे बेहतर अंदाज में कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ? जी, जो पहली दो स्टेटमेंट्स हैं ना फवाद चौधरी साहब की और शेख रशीद साहब की, वो इनिशियली उस दिन की हैं जिस दिन ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था, प्रॉब्ली थर्सडे इवनिंग को, आज से 4 दिन पहले। हाँ जी, तो उस वक्त ये जो रिएक्शन था, उस वक्त गवर्नमेंट ने जिस तरह रिएक्ट किया, आई थिंक वो एक वक्त की जरूरत थी, तो उस हिसाब से वो स्टेटमेंट दी थी। लेकिन बाद में हमें भी अंदाजा हो गया था कि जब ये नवा कोर्ट का इशू स्टार्ट हुआ है, जो कि कल स्टार्ट हुआ था लाहौर के, उसके बाद हमें था कि शायद रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई सेट एसओपीज नहीं है, कोई कवानीन नहीं है। हम ये समझते हैं कि जितने लोग ये सारे सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी हमारे पाकिस्तानी है, और जितने पुलिस के लोग जो शहदा हुए वो भी तो पाकिस्तानी थे, वो भी तो उतने ही मुसलमान थे जितने कि दूसरी साइड पे थे। सो दोनों साइड में से ये आइडेंटिफाई करना कि हम पुलिस के साथ हैं और प्रोटेस्टर के साथ नहीं है, या हम प्रोटेस्टर के पुलिस है, ये एक ज्यादती होगी। तो स्टेट ने जो अपना एक फादरली रोल था उसको भी आइडेंटिफाई करना था कि पहले हमने एक्शन लिया कि इस चीज को फौरन एक मदावा किया जाए, सड़कें खुलवाई जाएं, ताकि जो लोगों की तकलीफ है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, एम्बुलेंसेज रुक रही थी, लोगों की तकलीफ, वो एक मदावा किया जाए और उसके बाद उनको एंगेज किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा मामला दोबारा होता है किसी थाने पे या कहीं पे कोई ऐसे मामला होते हैं, तो हम उस चीज को देखने के लिए इस पे किसी को एतराज भी होना चाहिए। ठीक है कुंडी साहब, अब ये जो डिमांड्स हैं फ्रांसीसी सफीर को गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, जो कलदम टीएलपी की डिमांड्स हैं, वो कहते हैं जमात को कलदम जमातों की फहरिस्त से निकाला जाए। लग रहा आपको ऐसा हो सकता है? फिर कलदम टीएलपी के सरबरा साद रिजवी की रिहाई का मामला वो डिमांड कर रहे हैं। शेख रशीद साहब की बतौर वज़ीर दाखिला बरतरफी की डिमांड हो रही है।
और गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करना और शेड्यूल 4 से निकालना, आपको क्या लग रहा है कौन सी डिमांड इनमें से गवर्नमेंट को मान लेनी चाहिए या मानी जा सकती है? देखिए, पहली बात तो एक इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी है कि पहले आपने मुआहदा कर लिया है, और आप जब एक काम कर नहीं सकते आप मुआहदा करते क्यों हैं? आप जब मुआहदा कर रहे थे, आपकी वफाकी काबीना, आप वज़ीर-ए-आज़म के पास गए, 2 वज़रा ने उनके साथ मुआहदा किया कि हम फ्रांस के सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर करेंगे। क्या आपके पास इतने आपके पास इतनी पावर्स हैं कि आप कर सकते हैं या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं? वो करके आप आ गए। अब आपने जाके उनको जो है ब्लैक लिस्ट करें या जो भी करें, बैन ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया, और आप कहते हैं हम उनके साथ मुआहदा भी नहीं करते। तो आज क्यों मुज़ाकरात फिर आप उनके साथ कर रहे हैं? फिर आप तो मतलब है कि ये चीज़ें आपने, जो मैंने पहले कहा है, हमें कोई शौक नहीं है हुकूमत के साथ बैठने का, लेकिन आपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम आज मुसलमानों की केस लड़ते हैं, हम मकबूजा कश्मीर का केस लड़ते हैं, हम फ़लस्तीन का केस लड़ते हैं, हम किस तरह केस लड़ें कि हमारी अपनी हुकूमत क्या कर रही है लोगों के ऊपर? आप हमेशा, चाहे दुश्मन के साथ भी हो, पहले आप डायलॉग्स करते हैं, डायलॉग्स जब नाकाम होते हैं उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। हमने माजी में क्या, आपने चलो हमारे साथ नहीं बैठ, क्या आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या आपने किसी को ऑन बोर्ड लिया? आप खुद अपने इतने अकले कुल हैं। ये तो गलत डिमांड है। मैं तो कहता हूं कि इनको डिमांड है कि हमारा डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तफ़ी होना चाहिए कि जो इतने इनकॉम्पिटेंट है, इस किस्म के मुआहदे करते हैं और पार्लियामेंट में नहीं लाते हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क को जो जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जितनी जल्दी इस वज़ीर-ए-आज़म से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। देखिए कुंडी साहब, एक चीज पे जरा वजाहत रहनी चाहिए, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए कि पहले दिन जो एक्शन हुआ था वो ऐसा नहीं कि स्टेट ने बराह रास्त सीधा आके अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया जी, लोगों ने रास्ते बंद किए हुए थे, पुलिस वालों पे तशद्दुद हुआ, 2 पुलिस एहलकारों की जानें चली गईं, वो रिएक्शन में हुआ था जो पहले दिन हुआ था। फिर उसके बाद मजीद पुलिस एहलकारों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए सारे प्रोसेस में। उसके बाद फिर रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की थी, यानी कि शुरू से आके ही रियासत ने अपनी ब्रूटल फोर्स जो इस्तेमाल की, ये रिएक्शन में हुआ था। पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? हाँ, क्या पहले दिन हुआ ना ये हुकूमत तो मार्शल से ही बदतर है। मार्शल में इतनी मीडिया ब्लैकआउट नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये बात करते हैं, कहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मुल्क में? इन्होंने मीडिया पे इतने जो है वो पाबंदियां लगा ली हैं। कैमरा जो है उसके पॉलिसी का किसी को पता नहीं है, रोजाना की पॉलिसी पे चल रहे हैं। आपने इंटरनेट बंद कर दिया। आपने कब कौम को एतमाद मिली? कब आपने पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन कॉल किया है? सर, इंटरनेट अगर जुमे को इंटरनेट बंद करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बेहतर अंदाज में निपटना चाहिए था कि एहतजाज ना होते। जुमे को खतरा था, एक बड़ी एहतजाज की कॉल आ सकती थी। अगर वो ना करते ये मैयर तो फिर एक और बड़ा एहतजाज होता, फिर दोबारा से मुल्क बंद होता, जिसे 2 रोज पहले ही खुलवाया गया था बड़ी मुश्किल के साथ। पहली बात तो यह है कि इनको जब एक चीज को हैंडल नहीं कर सकते, इन्होंने मुआहदा क्यों किया है? पहला सवाल तो यह है। फिर आगे निकल जाए ना, उससे आगे निकल जाए। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर फारिग हो तो फिर ठीक है। अब मुझे बताएं, नहीं अब तो हम कहते हैं खुदा कर इस मुल्क में अमन आ जाए किस तरीके से, लेकिन ये तो कोशिश में है कि इस मुल्क में अमन ना हो। आप इनकी माजी की तकरीरें वज़ीर-ए-आज़म की सुने, वज़ीर दाखिला की सुने, माजी में क्या कहते थे? सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पार्लियामेंट में करते हैं, पीटीवी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपकी क्या डिमांड है? आप पुरअमन रहें। ठीक है सर, आप गवर्नमेंट के किस फैसले को सपोर्ट करेंगे? फ्रांसीसी सफीर को गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, टीएलपी को करदम जमातों की फहरिस्त से निकालने का मुतालबा है इस वक्त, साद रिजवी की रिहाई का मुतालबा है, शेख रशीद साहब को बतौर वज़ीर दाखिला बरतरफ करने का मुतालबा है, और कारकुनान को शेड्यूल 4 से निकालना और उनकी रिहाई का मुतालबा है। कौन सा ऐसा फैसला जो गवर्नमेंट करे आपकी पार्टी से सपोर्ट करेगी मुल्क की बेहतरी के लिए, ताकि अमन हो, चीज़ें आगे बढ़े? देखिए, एक तो ये सवाल आपका जो आप कर रहे हैं ना, ये सवाल आपका इसलिए मेरे नहीं समझता कि बड़ा रेलेवेंट सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये हम मुज़ाकरात में नहीं बैठे हुए, ये फैसला नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट करना है ना, गवर्नमेंट की बैक पे खड़ा होना है। तो अब गवर्नमेंट फैसला करो ना, आप सवाल करते हैं तो सुने, मेहरबानी करें जी। ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं, हुकूमत ने उनसे कुछ वादे किए हुए। ये आप देखें कि गलती कहाँ हो गई। गलती ये हुई है कि अभी इनकी डेडलाइन भी नहीं आई थी। इन्होंने उनके जो लीडर थे साथ, उसको अगर ये अरेस्ट ना करते तो ये सारा मामला ना होता। ये पहले उन्हें एंगेज करते, उन्हें एग्रीमेंट, उनको साथ बैठते। अगर इनकी बात नहीं बोल रही थी तो एंगेज किया हुआ था, बातचीत चल रही थी, एंगेज किया हुआ था, बातचीत चल रही थी उनके साथ। आपको पता है ना जी, एकदम से गवर्नमेंट कह रही है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। आपको पता, हमें नहीं पता ना कि इनकी बातचीत चल रही थी। हमें कब पता चला? कि जब सड़कें बंद हो गई हैं, इन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। जब पूरा पाकिस्तान का तमाशा लग गया, उन्होंने कहा जी कि हम, मिनिस्टर इनके आए थे, इन्होंने कहा जी कि हम ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम इसको बैन करने जा रहे हैं,
हम इनके इसकी पॉलिटिकल जो है डिसोल्यूशन के लिए हम जाएंगे, हमने इनके केसेस रजिस्टर्ड कर दिए और सारा मामला, और सबने कहा कि अब वो सर गवर्नमेंट के बकौल कलदम टीएलपी ने यहां ज्यादती की। उन्होंने एक चीज बातचीत चल रही थी उनके साथ, यही जो उनकी डिमांड थी फ्रांसीसी सफीर को निकालने के हवाले से पार्लियामेंट के थ्रू, उस पर गवर्नमेंट कहती हमने एंगेज किया था, हमारी बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, अचानक से उन्होंने बीच में ये कॉल दे दी 20 तारीख को इस्लामाबाद बंद करने की। तो कह रही ये करना था फिर। देखिए, अगर उन्होंने कॉल दी थी तो इन्हें सड़कें क्लियर करवा लेनी चाहिए थी, जो इन्होंने एक्शन लेना था वो ले लिया था, लेकिन इनको एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेने चाहिए थे। फिर घूमते इस तरह नहीं लेती कि इन्होंने 24 घंटे में फिर एक्सट्रीम स्टेप ले लिए और आज बिल्कुल पांव में गिरे हुए हैं, फिर तो कोई दूसरा मसला ही नहीं रहा ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इतनी कंफ्यूज्ड पॉलिसीज हुकूमत की, वज़रा की आप बयानात आप देख लें, आज वज़ीर आज़म साहब का बयान देख लें कि आज जब कौम को इकट्ठा करने का टाइम आया, जब कौम को कोई अच्छा मैसेज देने का टाइम आया, कोई आपको आगे लेके जाने के लिए कहते कि हम सारे मिलकर इस मामले को आए, बैठकर हल करें, आज भी अगर आप एलिगेशन लगाएंगे, इल्जामात लगाएंगे, इसका मतलब है कि आप आगे लेके नहीं जाना चाहते। और सबसे बेहतरीन फोरम है, ये कहां डिस्कशन की जा सकती है? ये मीडिया में नहीं डिस्कशन किया जा सकता, ये किसी गली मोहल्ले में डिस्कशन नहीं की जा सकती थी। इसके लिए बेहतरीन फोरम था कि जॉइंट सेशन फोरम बुलाया जाता, वहां ये मामला डिस्कस किया जाता। अभी कह रहे हैं सेनेटर साहब की जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बता नहीं सकते, और जब आप जैसे हुकूमत के नालायक लोगों को अगर ये सारी बातें पता है तो पार्लियामेंट से अगर आप छुपा रहे हैं तो आप इन सेशन जो है इन कैमरा सेशन करवा लेते। आप कहते कि हम इन कैमरा सेशन में सारी चीजें रखते, सारी सियासी जमातें के लोग वहां बैठे हुए हैं, उनके सामने सारी चीजें रखें और कोई एक मेहरबानी करके कोई पॉलिसी लेके चले। इस तरह जो मामलात आप कर रहे हैं, जिस तरह ये फायर फाइटिंग आप कर रहे हैं, जिस तरह अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं, ये आप इस रियासत को किसी बहुत बड़े, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी बहुत बड़े हादसे की तरफ मेहरबानी करके लेके ना जाएं। इस खाना जंग में इस मुल्क को ना धकेले, कोई बैठकर कोई लाएमल अख्तियार करके, और जिस ग्रुप के साथ आप बैठकर कोई वादा करते हैं, ये वादा खिलाफ वर्जी ना करें कि कल आप अपना सेनेटर ओन अब्बास साहब का भी तमाशा। ठीक है सेनेटर ओन अब्बास साहब, पहले दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना था तो हमने वहां पे एक्शन लिया और उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके बाद एक्शन हुआ था। अब एक्सट्रीमिज्म का सामना है, दोबारा से एक्सट्रीमिज्म सर उठा रही है और ये नामूस रसालत के नाम पे ये चीज़ सारी चल रही है। जो लोग कर रहे हैं वो कहते हैं हम भी आशिकान रसूल हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, एक वो भी राय है, पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी। तो इसके लिए क्या हमें एक और एक्शन प्लान की जरूरत है दोबारा से? नहीं, पहले तो मैं समझ से बता दूं कि मुर्जा अब्बासी साहब जज्बात में ना अल्फाज को चुनाव शायद मुनासिब नहीं, पर मैं तो समझता तो उम्र में बुजुर्ग आदमी, उम्र में बड़े हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाज जो गैर पार्लिमानी थे, अगर मैंने ये अल्फाज इनकी ज़ात के लिए इस्तेमाल किए तो शायद उबल के बाहर नीचे गिर जाएंगे बाहर, बट एनी हाउ मैं उनको डिलीट समझता हूँ। दूसरी बात यह कि सर जब भी कोई कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया जो गैर पार्लिमानी था, जरा उसका जिक्र करें ना। स्पीक, यू हैड योर टर्न, आपकी अपनी बारी थी, अब लेट मी स्पीक सर। स्ट्रैटेजी है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, इट हैड टू बी अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्ट्रैटेजी। कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें मैं पहले जाके ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने वहां जाके स्पीच की, मैंने नेशनल अपना जो यूएनओ में जाके स्पीच की, इस्लामोफोबिया के हवाले से एक अवेयरनेस थी, उसके बाद मैंने लेटर्स लिखे, डिफरेंट जो हमारे मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह थे उनको खत लिखे, और अब भी वो कह रहे थे कि मैं रीच आउट करूंगा, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे एक आवाज बुलंद करूंगा जिससे एक कंसेंसस बिल्ट हो कि जैसे दुनिया में लोग एक यहूदियों के कत्ल को, हॉलोकॉस्ट को इतना बुरा समझते हैं कि उस पर बात नहीं की जा सकती, फिर वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से जब उनकी शान के हवाले से बात करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो वो उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक नेशनल असेंबली में मुर्तज़ा अब्बासी साहब जैसे लोगों को समझाना शायद मुश्किल हो, शायद जाके इंटरनेशनली सरबराहान को समझाना और उनको अपनी बात ट्रेड में अपने साथ ले जाना, और फिर जब ऐसा कोई इशू बनेगा उस बॉयकॉट में, कंटेस्ट में, आपको सर उनको शायद समझाना इजी होगा। और दोनों जगहों पे एंगेज करना होगा। इमरान खान समर साहब, एक छोटी सी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुशकिस्मत कौम है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे लोग जो है ना वो लीड कर रहे हैं, जिसकी नेशनल इंटरनेशनली एक से है पड़ी, जब वो बात करते हैं लोग सुनते हैं, क्योंकि वो लोग ठीक है। बहरहाल आपको जब एंगेजमेंट की बात होती है तो वो एंगेजमेंट आपको लोकली भी करनी होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तमाम रिलीजियस स्टेक होल्डर्स के साथ, और इंटरनेशनली भी जो आप करने जा रहे हैं इस्लामी ममालिक के साथ, वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आज तक इन्होंने नेशनल असेंबली में स्पीच नहीं करने दी, जिस किस्म का रवैया प्राइम मिनिस्टर के साथ सर आज करते, प्राइम मिनिस्टर साहब आके सारे साथ खड़े होते, हम इनके साथ आज करते, पीएम साहब सारे खड़े होते साथ, बैठ नहीं सके सर। ठीक है, फैटअप के लिए बात करने जाते हैं तो हमसे कहते हैं पहले शहबाज साहब अंदर लेके आ जाए, प्रोडक्शन ऑर्डर की बात शुरू कर देते, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में शायद ठीक है। बहरहाल सारी चीजों को, सारे चैलेंजेस को साथ लेके आपने आगे बढ़ना होता है, आपने मसाइल को हल करना होता है। एक्सक्यूजेस जो हैं वो काउंट नहीं होते, आपकी परफॉर्मेंस बाद में काउंट होती है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से पे जाने से पहले नाजरीन मैं आपको बताऊं
कि हमने जुमेरात को एक स्टोरी की थी SCCP में कमिश्नर्स के तकर्रुर के हवाले से, और हमने बताया था कि ओवरऑल किस तरह से सरकारी इदारों के अंदर अहम ओहदों पे जो ओहदे मैटर करते हैं वहाँ पे तकर्रियाँ किस तरह से होती हैं। तो उस पर SCCP की तरफ से एक वजाहत सामने आई है। उस वजाहत पे जाने से पहले मैं SCCP के हुकाम को ऑनर उन्हें मैं ये दावत दे रहा हूँ कि आए हमारे प्रोग्राम पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। कुछ मजीद सवालात भी हैं, ये तो हमने कुछ सवालात पिछले प्रोग्राम के अंदर आपके सामने रखे, कुछ मजीद सवालात भी हैं वो आपके सामने रखते हैं। हक़ाइक़ पर मबनी ये सवालात हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने रखनी है, उनके सवालात चाहिए हमें। आप आएँ, अगले किसी प्रोग्राम में सोमवार को रख लें, मंगल को रख लें, आप आएँ, अपना नुमाइंदा भेजें, वो आके बात करें, आपकी तरफ से पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दे, हमारे सवालात का जवाब है। जो सवालात हम उठाना चाहते हैं आपके हवाले से, तकर्रियों के हवाले से, दीगर इश्यूज़ के हवाले से, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप आएँ, अपना नुमाइंदा भेजें, आके अपनी भरपूर वजाहत दें। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे महंगाई की। नाजरीन, इस सारे TLP के शोर में, इन सारे हंगामों के शोर में जो बड़ी हंगामा खेजी है वो है महंगाई की। वो मामला दब के रह गया है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, पिछले 5-6 रोज़ से मुल्क के अंदर जिस तरह के इंतशार किसी कैफियत रही, जलाओ गिराओ और मार धाड़, रास्ते बंद, इस सारे शोर शराबे के अंदर महंगाई का मामला बिल्कुल दब के रह गया। हालांकि एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को आज भी अशियाए खुर्दनोश इंतहाई महंगे दामों मिल रही है। बिलखुसूस रमज़ान के अंदर जो महंगाई है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। चीनी जो है वो शनाख्ती कार्ड दिखा के मिल रही है। ज़री मुल्क है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओनबाज साहब बयान कीजिएगा। देखिए, मैं इसमें दो तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहला तो ये है कि इसमें ब्लेम गेम में चला जाऊँ कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान के महीने में महंगाई हुई है। मतलब पाकिस्तान ने 100 रुपए किलो चीनी 2010 में भी देखी, 17 में भी देखी, 2021 में भी देख ले, लेकिन इससे हम बरी उल्ज़मा नहीं है। मेरे ख्याल में जब आप राशनिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यूटिलिटी स्टोर पर अगर 8 की सब्सिडी दी, उसमें चीनी, आटा, घी सस्ता किया, तो वो जो एक प्रेशर बिल्ट होता है राशनिंग की सूरत में, और सारा प्रेशर प्राइवेट मार्केट का या जो कंज्यूमर्स का यूटिलिटी स्टोर पे आता है, तो उसमें ऑब्वियसली लाइनें भी लगती हैं, और उसकी वजह से एक जो फ्रस्ट्रेशन का अमल है उसमें प्राइवेट जो मार्केट्स हैं, जो नॉर्मल आम दुकान है, वो जब महंगाई की तरफ जाती है, वो गवर्नमेंट को कर्व करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर पेश आती है, क्योंकि वजह है कि लोगों ने चीनी का इस्तेमाल भी करना है, घी का इस्तेमाल भी है रमजान के महीने में लोगों को। सो मैं अपनी जिम्मेवारियों से, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उससे बरी जिम्मा हो चुके हैं, लेकिन बहैसियत कौम बाज़ औक़ात ना होर्डिंग की वजह से कुछ चीजों की, कुछ दुकानदारों की वो चीजें जो है ना, कुछ सर वो चीनी जितने की भी मिल रही हो, 100 की मिल रही हो, 110 की मिल रही हो, आज 100 से ऊपर की मिल रही है, लेकिन शनाख्ती कार्ड दिखा के। चिकन इस्लामाबाद में 275 रुपए किलो जिंदा चिकन मिल रहा है। घी जो है वो महंगा हो चुका है। 2 ID कार्ड थे जी, तो अपनी बेगम को अपना ID कार्ड लेके आया जी, मैंने 3 घंटे में ना 2 किलो चीनी खरीदी। मैं कहा 2 किलो चीनी क्या जरूरत थी? उसने कहा यार फिर 3 दिन कौन लाइन में लगने, या दूसरा मैं बेगम का ID कार्ड भी साथ ले आया। अब इशू है कि जब लोग राशनिंग शुरू करते हैं ना, तो वो एंटिसिपेशन में ना अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का स्टॉक लेना शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूं प्रेशर बिल्ट हो जाता है। चलिए आप मान तो रहे कि ID कार्ड पे मिल रही है चीनी आज, मैं मानता, अफसोस का मुकाम है, नहीं होना चाहिए ऐसा। एक छोटी सी आखिरी चीज मैं अर्ज करूं, जब भी आपने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चलानी है, अगर आपने स्टेट बैंक से नोट छाप के ना, यकीन करें। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर जावेद भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? ये जो महंगाई का मामला है दब गया सारे इशू के अंदर, इस शोर शराबे के अंदर। एक तो बहुत जरूरी है कि जिस रियासत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी होगी, इस तरह का माहौल होगा, वहाँ इन्वेस्टर का आना, इन्वेस्टमेंट का आना, चीज़ों का बेहतर होना, इकानमी बेहतर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सब जानते हैं और अब हम सारे इस पे एग्री हैं। जिस तरह के मामला हमारे पैदा हो गए, इस तरह का एक इंसिडेंट जो है हमें बहुत पीछे ले जा सकता है। दूसरा ये है कि ये शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारी पिछली हुकूमतों की वजह से है। ये 58 का ज़माने से आप देखें तो उस वक्त से लेकर मेरा ख्याल है 57-58 तक यहाँ राशन होते थे तो एक कार्ड के ऊपर चीनी दी जाती थी। आज पहली दफ़ा उसके बाद अभी हुआ है कि एक ID कार्ड लेके जाना पड़ता है आदमी को 1 किलो चीनी खरीदने के लिए। मैं कहता हूँ इससे बड़ी हमारा एग्रीकल्चर, और एक चीनी की कीमत देखिए, आप दवाइयों की देख लें, आप आटे की देख लें, आप सब्जियों की देख लें। आपका क्या सर फैसल करीम कोंडी साहब, हमें और कितना पीछे जाना पड़ेगा? ये जो इतनी ज्यादा महंगाई वाली तरह हमें नहीं हुई रमजान के महीने में, लेकिन राशन कार्ड की तरह ID कार्ड दिखा के चीनी लेनी पड़ रही है। कुछ चीज नजर जी कोंडी साहब, अपोजिशन नहीं होगी तो फिर यही होगा। जी कोंडी साहब, फैसल करीम कोंडी साहब, जब मुल्क में अपोजिशन नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट को तो परवाह नहीं होगी ना, इन चीज़ों की इतनी फिक्र नहीं होगी।
आप लोग तो तकसीम नहीं, देखें ये अपोजिशन तकसीम की बात नहीं है। माजी में अपोजिशन ये नहीं है कि कोई एक पेज पर है, मुख्तलिफ इशूज़ पे अपोजिशन इकट्ठी रही है, कुछ इशूज़ पे अपोजिशन जो है वो तकसीम भी रही है। अगर आप पिछली पार्लियामेंट भी देख लें, जिसे PTI के लोग थे वो देखें, अब इसमें ये नहीं है। देखें ये आज हुकूमत की देखें बेसी देखें, आज आप अपना शादी कार्ड दिखाएंगे, उनको बताएं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गरीब शहरी हूँ, और वो आपको जाके 1 किलो चीनी जो है आपको लाइनों में और सारे दिन खड़ा होना पड़ेगा, आपको घंटों खड़ा होना पड़ेगा। ये वो लोग थे जो हमें सिखाते थे कि हम आएंगे, हमारे साथ 200 मईशत दान है और हम मईशत को बेहतर करेंगे और हम जो है मुल्क को ऐसे होनहार, हमें खूबसूरत ख्वाब दिखाए थे कि हम आएंगे और जन्नत बना के देंगे। ये वो जन्नत है उनकी जो सामने आज देखें कि आप लाइनों में खड़ के, ये हमारा एक ज़री मुल्क है। हमारी जब हुकूमत आई थी, हमें डिक्टेटर से जब हुकूमत मिली थी, उस वक्त हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम जा रहे थे हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारी ये सूरत हाल थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आप देखें, इस वक्त आपने ज़राअत का जो है, जो हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी तो रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी है। आप ज़राअत में बताए, आप जब आता है तो आपको आटे का बोरा गुजर गए। कभी मैंने ना PMLN की टॉप लीडरशिप की तरफ से, ना पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से महंगाई पे कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं देखा। खामोशी है। नहीं, आप ट्वीट पे ये साथ करते तो हम रोजाना 10 ट्वीट करते रहेंगे। कोई बयान पे काम बनता है, कोई ट्वीट, कोई बयान। देखिए स्टेटमेंट डालती है पोजीशन ना डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या कर रहे हैं आप, चेक होता है। देखिए स्टेटमेंट आई है और उसके ऊपर काफी बातचीत भी है। मेरे खुद भी मतलब हमने स्टेटमेंट दी है। अगर आप हमें बताएं कौन से टीयर की लीडरशिप का स्टेटमेंट पे करें, लेकिन स्टेटमेंट से इनको कोई असर नहीं होता। इन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क का सत्यानाश किया है, जिस मुल्क के तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, रोजाना की बेस पे इनकी टीम चेंज हो रही है। नाज़रीन, जाते जाते क्विकली महंगाई का मसला भी हो गया, अमन अमान की बात भी होगी, लेकिन कोरोना वबा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका हमें सामना है। आज असद उमर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है जो क्रिटिकल पेशेंट्स का, इसलिए एहतियात भी बिल्कुल नहीं हो रही। इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया। हम सबको एहतियात करनी है इस वबा से जान फिल वक्त बचाने के लिए, जब तक वैक्सीन सबको नहीं लग जाती। इजाज़त दीजिए।